विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा में मैं आज आपसे बात करूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मौर्य साम्राज्य का इतिहास। विद्यार्थियों, मौर्य साम्राज्य के इतिहास से जुड़े हुए विविध तथ्यों के अन्वेषण और अनुसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा मौर्यकालीन कला के बारे में। विद्यार्थियों, एक साम्राज्य की सफलता का मापदंड न केवल उसके राजा द्वारा की गई विजय या उसके राजा द्वारा अपने भौगोलिक क्षेत्र में किया गया इजाफा होता है, बल्कि हमें उस राजा की सफलता के मापदंड को कई कसौटियों पर परखने की नितांत आवश्यकता है। हमें यह भी देखना जरूरी है कि विजयों के साथ साथ उस राज्य की सामाजिक, आर्थिक और कलात्मक और सांस्कृतिक प्रगति का मापदंड कितना है, और युद्ध विजय के साथ साथ कला, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य होना आवश्यक है। और विद्यार्थियों, यदि हम मौर्य साम्राज्य को इस कसौटी पर परख कर देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य इस कसौटी पर भी खरा उतरता है। मौर्य राजाओं का उच्च कोटि का आदर्श, कला, संस्कृति और साहित्य के प्रति उनका अनुराग और उनकी प्रजा वत्सलता उन्हें बनाती है लोकप्रिय और उन्हें रखती है महान सम्राटों की श्रेणी के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों, कला के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि मौर्यकालीन कला हमें दो रूपों में उभर कर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। पहला कला का वो स्वरूप था जिसे हम राजकीय कला कह सकते हैं या राज्य आश्रित कला कह सकते हैं। और विद्यार्थियों, कला का दूसरा स्वरूप वह है जो हमें लोक कला के रूप में परिलक्षित होते हुए दिखाई देती है। विद्यार्थियों, लोक कला वह कला थी जिसको राजा की तरफ से, सम्राट की तरफ से असर नहीं था, बल्कि लोगों ने अपनी इच्छा से अपनी कलात्मक प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उनका निर्माण किया। और इसके अंतर्गत हमारे पास परखम की यक्ष प्रतिमा, मणिभद्र की यक्ष प्रतिमा, सुल्तानगंज और दीदारगंज और कई जगहों से मिली हुई यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं और भी बहुत सारे स्थापत्य कार्य के उदाहरण मिलते हैं, जिनके बारे में मैं आपसे लोक कला मौर्यकालीन युग में इस शीर्षक के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आज मैं आपसे बात करूंगा राजकीय कला के बारे में। विद्यार्थियों, कला का वह स्वरूप जो मौर्य युगीन सम्राटों के संरक्षण में विकसित हुआ, जिसे मौर्य सम्राटों ने संरक्षण दिया, वह राजकीय कला कहलाती है। विद्यार्थियों, मौर्य युग की खासियत ये थी कि इस दौर के अंतर्गत हम पहली बार बड़े पैमाने पर पाषाण का प्रयोग होते हुए देख रहे हैं। यद्यपि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वुडन का, लकड़ी के प्रयोग का चलन था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हम अशोक के समय में बड़े पैमाने पर पाषाण का प्रयोग देख रहे हैं। और अशोक के स्तंभ इस बात का बेहतरीन उदाहरण थे। अशोक के स्तंभ उस दौर की कला का एक बहुत ही, कला और स्थापत्य का एक नायाब नमूना थे। यद्यपि इतिहासकार पर्सी ब्राउन, जॉन मार्शल और स्टेला क्रेमरिस जैसे यूरोपियन इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया है या यह मत प्रतिपादित किया है कि अशोक के स्तंभ जो राज्य आश्रित कला का एक बेहतरीन उदाहरण है, ये स्तंभ ईरानी स्तंभों की नकल है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक के स्तंभ अपने आप में एक मौलिकता का उदाहरण है, क्योंकि अशोक के स्तंभों की बनावट और पर्शियन स्तंभों की बनावट में काफ़ी अंतर है। जैसे अशोक के स्तंभ विद्यार्थियों मोनोलिथिक है, यानी एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए, उनमें कोई जोड़ नहीं है, जबकि यह बात पारसी स्तंभों के अंतर्गत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अशोक के स्तंभ वो किसी सपोर्ट के ऊपर टिके हुए नहीं है, जबकि ईरानी स्तंभ सपोर्ट के ऊपर टिके हुए। दूसरी बात यह कि अशोक के स्तंभों
की जो क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता में और पर्सन स्तंभों की गुणवत्ता में काफ़ी अंतर है। तो इस बारे में मैं आपसे आगे और विवेचन करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि बुनियादी तौर पर और भी बहुत सारे स्तंभ अंतर हैं। तो अशोक के स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से तैयार किए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय कला के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की। विद्यार्थी, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद और पाटलिपुत्र नगर के चारों तरफ जो दीवार बनी हुई थी, लकड़ी की जो दीवार थी, उसके अंदर जो 64 तोरण द्वार थे, उन तोरण द्वार और चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल के प्रमाण कुम्भलहार से मिले हैं और तोरण द्वार के प्रमाण बुलंदीबाग से मिले। और ये दोनों ही एविडेंसेज ऐसे थे जिससे बड़े पैमाने के ऊपर हमें लकड़ी का प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसी दौर में हमें स्ट्रैबो का एक विवरण हमारे पास उपलब्ध है। स्ट्रैबो पाटलिपुत्र नगर के बारे में जानकारी देते हुए बताता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों, स्ट्रैबो के जो विवरण हमारे सामने उपलब्ध है वो इंडिका पर आधारित है, इसलिए इस बारे में हमें ये मानना चाहिए कि विवरण बेसिकली मैगजीनिच की इंडिका पर टिका हुआ है। तो जब स्ट्रैबो ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर, जिसका पालिम्ब्रोथ्रा नाम है, वह गंगा और सोन नदी के संगम पर टिका हुआ और 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा उसका बताते, और वो कहते हैं कि इसके चारों तरफ एक 700 फीट की खाई थी जो 60 फुट गहरी थी। तो इस प्रकार के वो पाटलिपुत्र नगर के विन्यास का उल्लेख करता है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल की, तो विद्यार्थियों, ये लकड़ी का महल केवल महल नहीं था, इट वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। 140 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा ये महल था। विद्यार्थियों, इट वॉज ए मिरेकल, क्योंकि एरियन खुद इस महल के बारे में बताते हुए लिखता है कि भव्यता में और इसकी बनावट में सुसा और एक बसना भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। और इवन जो इसमें स्तंभों की संख्या 80 थी, और बेसिकली इसका जो फर्श था स्तंभों पर टिका हुआ था, और इसका जो फर्श और इसकी जो छत थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो इतना बेहतरीन क्वालिटी का यह काम था कि फाहियान ने, चीनी यात्री फाहियान ने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में जिसने भारत की यात्रा की, उसने इस महल को देखा। और विद्यार्थी को ये लिखता है कि इस महल की भव्यता इतनी है कि मनुष्य की तो बात छोड़ो, देवता भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते। तो इतना बेहतरीन भवन निर्माण कला यह मौर्य सम्राटों की उस रुचि और उस प्रवृत्ति का परिचायक है, जो यह बताता है कि मौर्य सम्राटों ने युद्ध विजय के स्थान पर युद्ध विजय के साथ साथ कला, संस्कृति और साहित्य को भी संरक्षण दिया। और पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार डीबी स्पूनर, उनको इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल के एविडेंसेज कुम्भलहार से और 64 तोरण द्वारों में से एक तोरण द्वार के एविडेंसेज बुलंदीबाग से उन्होंने खोद निकाले। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी बात थी उस दौर की कला संस्कृति के बारे में। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास मौर्यकालीन कला के विकास के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। सम्राट अशोक को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने पहले से चली आ रही लकड़ी के प्रयोग की परिपाटी को समाप्त करके उसके स्थान पर पाषाण के प्रयोग की परंपरा को शुरुआत की। ऐतिहासिक तौर पर पकी हुई ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते। और खुद सम्राट पुष्यमित्र शुंग, उसके हवाले से हमें जानकारी मिलती है कि खुद सम्राट पुष्यमित्र शुंग वो कहता है कि उसने अशोक के
स्तूपों के चारों ओर निर्मित जो सांची स्तूप था उसके चारों ओर निर्मित लकड़ी की दीवार के स्थान पर उसने पत्थर की दीवार का निर्माण करवाया। तो यह पाषाण के प्रयोग की अवस्था थी जो पुष्यमित्र सुंग के आते वक्त और भी ज़्यादा विकसित और परिवर्तित रूप में सामने आई, और अशोक के समय में उसके जो स्तूप है, उसके जो स्तंभ है, वो बड़े पैमाने पर पाषाण के प्रयोग को संकेतित करते हुए कहते। इसके अलावा हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मौर्यकालीन कला और स्थापत्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही है। कौटिल्य अपने विवरण में यह मानते हुए विद्यार्थियों कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, तो हम ये कहेंगे कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखता है कि राजा को अपनी शरण के लिए चाहिए कि वह वन दुर्ग में अथवा धनवन दुर्ग, मरुस्थल दुर्ग में शरण ले। इसका मतलब यह है कि वह मौर्यकालीन राजाओं के लिए निर्देशित करता है कि वो इस प्रकार की चीज़ें बनाएं। इसके अलावा प्रजा की सुरक्षा के लिए कौटिल्य जल दुर्ग की बात करता है और पर्वत दुर्ग की बात करता है। तो इस प्रकार के दुर्गों की वो बात कर रहा है। तो इस प्रकार के दुर्गों की बात करने का मतलब यह है कि वह मौर्यकालीन राजाओं को निर्देशित कर रहा है कि इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाए। और हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों के कुछ छोटे छोटे उदाहरण भी मौर्य सम्राटों ने करने की कोशिश की होगी, यद्यपि उसके निश्चित रूप से प्रमाण हमें नहीं मिल रहे। लेकिन मौर्यकालीन सम्राटों के मन में जो आदर्श था कला और संस्कृति के प्रति, उसकी झलक हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, मैं अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा राज की कला के एक और परिष्कृत स्वरूप जो हमें सम्राट अशोक के समय में देखने को मिलता है, जो हमें देखने को मिल रहा है उसके स्तूपों के बारे में, और उन स्तूपों की कला, उनकी खासियत, उसमें प्रयुक्त होने वाली पॉलिश जिसका आपस्तम्भ धर्मसूत्र में भी उल्लेख मिलता है। तो उन तमाम तथ्यों के बारे में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।